सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फर्स्ट ईयर का कोड है BPCC 101, जो कि आपका जनरल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान एक परिचय के रूप में है, यानी कि साइकोलॉजी एज अ इंट्रोडक्शन के रूप में है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग हम क्या है इस पूरे बुक का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि इस पूरे बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ने वाली हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी बातों को आपको अपने माइंड में रिमाइंड करना पड़ेगा या फिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मनोविज्ञान एक परिचय यानी कि साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए, साइकोलॉजी वर्ड जो होता है ना, तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम साइकोलॉजी चैप्टर को समझने से पहले हम साइकोलॉजी वर्ड को समझेंगे कि साइकोलॉजी वर्ड क्या होता है। देखो, मनोविज्ञान यानी कि मन की विज्ञान के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी वर्ड जो है ना, साइके प्लस लोगोज से मिलकर बना हुआ है। साइके मतलब होता है बिहेवियर, या फिर बोल सकते हैं कि आपका बर्ताव बोल गया, या फिर बिहेवियर हो गया, आपका सिचुएशंस हो गया। और आपका लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये वर्ड जो है हम आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का अगर मैं नाम बोलूँ तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी वर्ड है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ। ओरिजिन का मतलब होता है जन्म, उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो देखा जाए मनोविज्ञान की परिभाषा के लिए अगर देखा जाए, बहुत से विद्वानों ने मतलब यानी कि बहुत से थिंकर्स, बहुत से फिलोसोफर जो थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। तो एशियंट जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो था, यानी कि जो प्राचीन इतिहास के रूप में जो आपका साइकोलॉजी वर्ड है उसको परिभाषित करने का तौर तरीका अलग था, वर्तमान के लोगों का अलग था। यानी कि करंट्स जो थे, यानी कि जो बोल सकते हो करंट डेफिनेशन था, वो आपके अलग थे। हिलगार्ड थे, एटकिंसन के रूप में थे, या फिर आपके फीडमैन के रूप में भी, आपके फेल्डमैन के रूप में भी यहाँ पर साइकोलॉजी वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, या फिर उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। साइकोलॉजी वर्ड हमारे बिहेवियर, हमारे नेचर में कैसे इन्वॉल्व है, किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर में एनालिसिस करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कैसा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे या फिर स्टडी करेंगे। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था इतिहास में साइकोलॉजी का। अब उसके बाद साइकोलॉजी एज अ साइंस, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो विज्ञान के रूप में कैसे जाना जाता है। तो देखो भाई, अब मान लो कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है कि जब मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य का जो व्यवहार है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करता है, कभी खुश होता है, कभी मुस्कुराता है, कभी दुख होता है, कभी हंसता है, कभी मतलब अपनी खुशियों को, पलकों को झलकाता है। तो इस तरीके की जितनी भी बातें हैं ये अब हम इसी पे स्टडी करते हैं कि मनुष्य जो है ना, अलग अलग सिचुएशंस में उसका जो स्वभाव है अलग पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। मान लो कि दुख आया तो वो दुखी हो जाता है, सुख हुआ तो वो सुखी हो जाता है, या फिर गम आया तो वो उदास हो जाता है। तो ये क्या है, मतलब ये इसी चीज पे हम स्टडी करते हैं, उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान एक साइंस के रूप में है। बिकॉज क्योंकि देखो,
मनोविज्ञान जो है, साइंस क्या है, साइंस रोज एक खोज परख करता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर रिसर्च करता रहता है। साइंस टिका हुआ नहीं रहता, साइंस डेवलपमेंट करता रहता है। तो भाई मनोविज्ञान भी क्या है, मनोविज्ञान भी एक ऐसा ही डेवलपमेंट रिसोर्सेज के रूप में, एक बोल सकते हो कि सोर्स के रूप में है, जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजिकल सभी तरीके से बोल सकते हो कि अपना पर्टिकुलर अपने आप में आगे बढ़ता है, जिससे हम भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और बोल सकते हो प्राणी शास्त्रीय विज्ञान के रूप में जो है हम इसे जानते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन के रूप में था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो ये आपका जो है सिम्टम्स पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे कि भाई साइकोलॉजी जो है ना, हमारे समाज में हम हर एक लोगों के बीच देख सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं, अभी जैसे आज बच्चे आप लोग क्लास ले रहे हो, आप लोग कुछ बहुत से बच्चे क्लास ले रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे क्लास बेहतरीन है, क्लास को लेना जरूरी है, हमारे ज़िंदगी के लिए बेहतर है। तो कुछ लोगों की ये मेंटलिटी हो, कुछ अरे अरे यार छोड़ना, क्लास क्या ले, अभी पेपर थोड़ी ना चल रहा, बाद में ले लेंगे। तो कुछ लोगों की ये मेंटलिटी है। तो सबका मेंटलिटी लेवल है ना, सबका बिहेवियर, सबका सोचने का तरीका अलग है। तो उसी को हम साइकोलॉजी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में पूरा एनालिसिस करेंगे। ओके एवरीवन। अब देखिए, अब सेकंड चैप्टर क्या है, मनोविज्ञान की प्रवृत्ति क्षेत्र, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल हम कई बार पूछ देते हैं, अच्छा उस लड़के का ये नेचर है ना, वो बहुत डिसेंट है, वो बहुत अच्छा है, वो मतलब उसका टॉकिंग सेंस अच्छा है, उसका नेचर, यानी कि नेचर मतलब क्या होता है, स्वभाव, यानी कि उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति कैसी है। तो देखो साइकोलॉजी हम चैप्टर नंबर सेकंड में यही पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, तो वो हमारे जीवन में इस तरीके से मतलब देखने को मिलता है, हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है कि आज हम मनुष्य जो है, बोल सकते हो बहुत से बेनिफिट्स, बहुत से बोल सकते हो कि साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे हर एक सिचुएशंस के। हम हर एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर इस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशंस होता है। तो क्या मनोविज्ञान हमारे क्षेत्र के सभी लोगों पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है, यानी कि साइकोलॉजी वर्ड है वो सभी एनवायरनमेंट के लोगों पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। साइकोलॉजी हम सभी के रूप में देख सकते हैं भाई, सबका सोचना, सबका समझना, सबका मेंटलिटी लेवल अलग है, सबका मतलब तौर तरीका अलग है, बोलने का, समझने का, सोशलिज्म का, सबका अपना अलग है। तो हम चैप्टर नंबर सेकंड में ये पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, यानी कि प्रवृत्ति, यानी कि जो नेचर है, वो हमारे नेचर्स पे डिपेंड करता है। तो मनोविज्ञान का उपक्षेत्र क्या है, तो देखो उपक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो क्या है। उसके बाद हम ये बोलेंगे कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या है, कल्चर साइकोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है। तो देखो इसमें आप क्या अलग अलग साइकोलॉजी के क्षेत्र पढ़ोगे, यानी कि नेचर क्या है। अब जैसे मैं बात बोलूँ तो आपने देखा होगा, मैं पूछूं भाई मेरा नेचर क्या है, तो आप लोग कहोगे सर आप हर एक चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो, सर आपका टॉकिंग सेंस अच्छा है, तो ये मेरा नेचर है। अब साइकोलॉजी का बोल सकते हो कि क्षेत्र की बात की जाए तो भाई साइकोलॉजी कितने प्रकार के हैं, बायो साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो, कंपैरेटिव साइकोलॉजी हो गया, कल्चर साइकोलॉजी हो गया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो गया। तो ये क्या है, आप अलग अलग साइकोलॉजी के सिस्टम्स पढ़ोगे कि भाई कितने प्रकार की साइकोलॉजी है। ये चैप्टर नंबर सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में ये बहुत सिंपल सिंपल सा है। अगर मैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करूँ तो हमारा जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कैसे स्वरूप देखने को मिला है, कल्चर साइकोलॉजी में कैसा रहा है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कैसा रहा है, जेंडर साइकोलॉजी में कैसा रहा है, तो ये सारी बातें हम ये पढ़ेंगे कि भाई लिंग मनोविज्ञान, जिसे हम जेंडर के रूप में देखते हैं, लिंग मनोविज्ञान क्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है, चिकित्सा मनोविज्ञान क्या है। चिकित्सा मनोविज्ञान वह है भाई जो सभी लोगों को हम ये रखें कि भाई सभी हेल्थी रहे, सभी का हेल्थ बेहतर रहे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतरीन रहे। तो यही तो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है कि हमारे मन की भावना, हमारा बिहेवियर, हम क्या सोचते हैं, वही मनोविज्ञान है। तो भाई सोशल साइकोलॉजी क्या है, आपका सामाजिक मनोविज्ञान क्या है,
समाज के प्रति हम सोचते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में बेहतर सोचने का कोशिश करते हैं, उसी को हम सामाजिक मनोविज्ञान बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग हम इसमें मनोविज्ञान की सोच व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि कितने मनोविज्ञान के स्ट्रक्चर है, कितने आपके बोल सकते हैं क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर था। अब हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है। थर्ड चैप्टर का नाम बोलूँ तो बहुत बड़ा है। प्रत्यक्ष अर्थ नियम, प्रत्यक्षात्मक स्थिरता और प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो परसेप्शंस, मीनिंग्स, लॉ, परसेप्चुअल कॉन्सेप्टेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शंस, ये आपका चैप्टर है। अब देखो हम परसेप्शंस पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि चैप्टर नंबर थर्ड में क्या पढ़ोगे, प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब होता है कि आप हर एक पल, हर एक सिचुएशन में आपका क्या है, कुछ ना कुछ एक मेंटलिटी लेवल होता है, जिसे हम बोल सकते हैं स्टेज परसेप्शंस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग होते हैं सुई देख के घबरा जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो आनंद पूर्वक सुई मतलब क्या है हाथ पे लगवा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सबका एक मेंटली लेवल जो है, किसी को लगता है कि डर लगता है, किसी को मोमोफोबिया होता है जो अंधेरे से डर लगता है। तो मतलब सबका मेंटली लेवल जो है वो अलग होता है, उसी को हम प्रत्यक्षण बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम परसेप्शंस बोलते हैं। तो इसी में हम चैप्टर नंबर थर्ड में इनका मीनिंग एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारे ज़िंदगी में अगर बात करी जाए तो हमारे अलग अलग जो है सोसाइटी के रूप में सभी मनुष्य का जो है समानता, निरंतरता और समीपता, सबका अलग अलग तरीका देखने को मिलता है, सबका अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलता है, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर, सबके अलग अलग बोल सकते हो कि क्राइटेरिया देखने को मिलता है, सबका अलग अलग बोल सकते हैं कि लीगल वे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर थर्ड में हम ये भी देखेंगे कि इनका जो साइज है कॉन्सेप्ट समझने का, या फिर बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशंस जो है, यानी कि कंसंट्रेट करने का किसी भी टॉपिक्स पे, किसी भी सिचुएशंस पे, किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, तो सबका अलग अलग भाई वो है, स्टार्टअप है और बोल सकते हो एंडिंग पॉइंट भी है, सबका अलग अलग बोल सकते हो कि पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि हमारे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों का अगर मैं बताऊं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या समझ रहे हो, यहाँ पे एक आप लोगों के डायग्राम्स दिख रहे हैं। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हो कि एक रेत का मिट्टी है, वो इस तरीके से टीला हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने एक देखा है हाथी अपने सूंड को रख रखा है और अपने पूंछ को नीचे लेटा रखा है और वो बैठा हुआ थोड़ा सा, तो वो देखो सेम टू सेम ऐसा है। सब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये बोल सकते हो कि सिचुएशंस है वो कैसा है भाई, पर्टिकुलर एक ही चीज़ का है। दो इसमें क्या है, द लिटिल प्रिंस के द्वारा इसमें एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है द लिटिल प्रिंस जो है, आप लोग देख भी रहे होगे यहाँ पे नाम भी लिखा है। तो ये आपका क्या है, आपका पर्टिकुलर ये इस सिचुएशन में दिखाया जा रहा है कि देखो भाई ये एक मिट्टी का टीला है और बोल सकते हो कि हाथी जो है सूंड अपने नीचे कर रहा है, पूंछ अपना नीचे कर रहा है और थोड़ा सा लेट जा रहा है, झुक जा रहा है, तो बिल्कुल सेम ऐसे टीले के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो ये क्या है, सबका अपना अपना मेंटली लेवल है, बोलेगा कि हाँ यार इसका सिमिलर ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो ये सारा सिचुएशंस होता है। अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में और भी आप पढ़ोगे तो देखो भाई आपका देखा जाता है कि ये पकड़ने का जो आपका देखने को मिलता है, ये जो आप देख सकते हो जो व्यूइंग पॉइंट है, यानी कि व्यू करने का, रैबिटिक डक जो है आपका जो है, रैबिटिक डक जो है वो देखो ये डक है। ठीक है, डक मतलब बतख। ठीक है, तो वो कैसा है भाई, आपका देखने को मिल रहा है कि ये एक ह्यूमन फेसेस के रूप में है, यानी कि वेज ऑफ ह्यूमन फेसेस के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पर्टिकुलर इसी चीज़ में देखने को मिलता है। रैबिटिक डक में क्या होता है, ये जो होता है अपने पानी, अपने चोंच में पानी भर सकता है। फॉर एग्जांपल हम अपना क्या बोलते हैं, एक जैसे कि गिलास हो गया, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया, तो इसमें हम पानी को आराम से ईजी वे में कन्वे कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है, जो रैबिटिक डक जो होता है वो अपने पानी को रख लेता है, ठीक है, उसी तरीके से। तो मतलब सब एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे स्टेजेस बताएंगे कि हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है अपने हर एक थ्योरीज को, हर एक बोल सकते हो कॉन्सेप्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बॉटम अप प्रोसेसिंग, बॉट टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रत्यक्षण का क्या सिचुएशन होता है। अब देखो हमारा इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एक मेंटलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि स्टिमुलस जो है आपका, स्टिमुलस एनर्जी कैसे लाइटनिंग को इफेक्ट करता है हमारे आइज़ के अकॉर्डिंग। हमारे आइज़ है हमारे नर्व सिस्टम पे जैसे कैसे जाता है, नर्व सिस्टम हमारे ब्रेन में कैसे जाता है, और विजुअल कैसे क्रिएट करता है कि वो एक आइज़ जो है हमारे अंदर जो है ट्रांसफर हुई है। देखो जैसे कि यहाँ पे वेव्स देख रहे होंगे आप लोगों को, ये तरंगे दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना ये तरंगे। तो ये तरंगे जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में गए, हमारे आइज़ में गई, ठीक है। उसके बाद ये आइज़ में जाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है ये आपका बोल सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग न्यूरल आपके इंपल्सेस के रूप में देखने को मिला है। जो यहाँ पे न्यूरल इंपल्सेस हैं वो देखने को मिला है। फिर ये ट्रांसफर करेगा भाई हमारे ब्रेन में, और हमारा ब्रेन जो है विजुअल करेगा कि ये जो लाइट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा नर्व सिस्टम जो है, यहाँ पे 3 नसेस दिख रही होंगी ब्रेन में, 3 नसेस दिख रही होंगी। जो बेहतर तरीके से मैं बात करूँ तो तीनों जो नसेस है यहाँ पे रेडिश टाइप में हो रखा है। तो इस रेडिश टाइप में यही हमारे नसेस जो होता है हमारे ट्रांसफर करता है हर एक सिग्नल को, हर एक बोल सकते हैं ट्रांसमीटर के रूप में। यानी कि जैसे कि एक सीपीयू होता है, सीपीयू जो होता है वो आपके कंसिस्ट करता है आपके पूरे एप्लीकेशन या फिर पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है सीपीयू, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा ये नर्व सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो ये आर्टरी आपके देखे जाते हैं, ऑडिटरी जो होता है ये रेड कलर के आप लोग दिख रहे होंगे, 3 आपके लाइंस जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो है आपका पूरा पर्टिकुलर एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसमें ये भी पढ़ोगे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे संगठन का सिद्धांत यानी कि गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी पढ़ोगे, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल भी यहाँ पे पढ़ोगे। अब देखो इसने कुछ सिद्धांत दिए थे, आप लोग ध्यान से देखना है। इस चित्र में देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी मनुष्य खड़े हैं। देखो ये पर्वत जैसे ये लेटा हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइक डेट कि अगर मैं इस पर थोड़ा आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे। अगर मैं जूमिंग करूँ तो देखो ये पर्वत कैसे यहाँ पे लेटा हुआ है, इसकी आंखें कैसे दिख रही है। तो मतलब ये सारे ये पेड़ पौधे जैसे कि लाइक डेट कि देखो ग्रीनरी जो दिख रहा है यहाँ पे घोड़े की तरह, ये कैसे यहाँ पे एक मनुष्य के शेप में बना हुआ है। तो क्या है हमारा एक विजुअल बन जाता है। देखो यहाँ पे आजकल बड़े रील्स में भी बोला जा रहा होगा कि हाँ अपने आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखो तो महादेव की चित्र दिखेगा, श्री राम का चित्र दिखेगा। तो लाइक डेट कि विजुअल बना है। तो इस विजुअल के अकॉर्डिंग इसी को हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में हम बोलेंगे गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल, यानी कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अपने आइज के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारे महसूस होगा। आपने बहुत बार देखा होगा बादलों को, बादलों में भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को महसूस किया होगा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट वैसा दिख रहा है। तो इसी को हम गेस्टाल्ट का सिद्धांत या फिर बोल सकते हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब उसके बाद हमारा देखा जाता है कि इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा। ट्रैफिक लाइट में जैसे ये आपके ओलंपियाड्स है, यानी कि जो हमारे ओलंपिक्स हैं, ये आपके खेल के जो बोल सकते हैं कि 5 जो है कलर्स है, ओलंपिक्स खेल के 5 कलर्स है। तो आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा कि अच्छा ये फ्लैग होस्टिंग का जो है ओलंपियाड का जो है ये आपका कलर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने ट्रैफिक लाइट को भी बहुत जब बखूबी अगर मैं जूम करके देखूँ तो आपने एक सिग्नल के रूप में, एक कतार के रूप में देखा होगा। अच्छा तो आप लोग सोच रहे कि अच्छा यहाँ पे सिस्टमेटिकली हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है कि मतलब देखो इन गाड़ियों के बीच गैपिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल व्यवस्था ना हो। जो है यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिग्नल वाइज जो है एक ही कतार में गाड़ी चल रही है, ठीक है, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट को और महसूस कर लिया कि ये क्या मतलब डेफिनेशन दे रहा है। अब इसमें हम ये देखेंगे प्रीपंक्चुअल कॉन्सिस्टेंसी जो देखेंगे, यहाँ पे प्रत्यक्षणात्मक स्थिरता देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि आप लोग अगर पानी में देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, उसी साइज का। देखो यहाँ पे लिख भी रखा होगा, बाकायदा लिखा है विद रिफ्लेक्शन ऑफ साइज शेप एंड कलर्स।
तो ये आपका शेप एंड साइज और कलर्स जो दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आकृति, आकार और रंग के रूप में जो है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा आकृति, आकार, रंग के रूप में, यानी कि शेप के रूप में, आकृति के रूप में आपका देखा जाता है। ठीक है, तो आपके साइज भी देखते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा विंडोज़ को खोलते समय यहाँ पे गुलाब का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे गुलाब क्या है, मुस्कुराते हुए स्थिरता के रूप में हमारे ऑब्जेक्ट जाता है कि अच्छा खिला हुआ है, तो यानी कि मुस्कुराना है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हाँ, फूल जो होते हैं, फूल को देखते हुए हम मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि वो खिले खिले से रहते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अब जैसे यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है कि हाँ भाई ABCD DF एनीथिंग एल्स जो भी है। अब यहाँ पे एक चित्र के अकॉर्डिंग डायग्राम दिखाया गया है कि हाँ ये आपका ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से भावना प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट देख के आश्चर्य हो गया। ठीक है, तो ये जो है आप चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि 3rd चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेशन के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर के बारे में कि 4th चैप्टर में क्या है। तो प्रत्याक्षण, प्रकार और त्रुटियाँ, जिसे हम परसेप्शंस, टाइप्स एंड एरर्स ऑफ परसेप्शंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में, यानी कि पिछले चैप्टर में ही बता दिया कि प्रत्याक्षण क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्याक्षण यानी कि मीन्स अगर इंग्लिश में बोलूँ तो परसेप्शंस मतलब होता है कि वे ऑफ एनीथिंग, यानी कि जब हम किसी चीज़ का तरीका, लाइक डेट कि हमारा, आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में हम किसी से किस तरीके से बातचीत करते हैं, तो हम बोलते हैं ना वे ऑफ टॉकिंग, तो उसी को हम प्रत्याक्षण यानी कि परसेप्शंस बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो परसेप्शंस का मतलब ही होता है कि वे, यानी कि तरीके को ही हम परसेप्शंस बोल सकते हैं या फिर प्रत्याक्षण बोल सकते हैं। प्रत्याक्षण का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में और बताऊं तो आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना प्रत्यक्ष होके बात करो, यानी कि सामने सामने होके बात करो, तो ये क्या एक वे है। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 4th में यही पढ़ेंगे कि प्रत्याक्षण के प्रकार, यानी कि परसेप्शंस के प्रकार क्या है, और त्रुटियां का मतलब होता है कि एरर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कई कुछ चीज़ सर्च करते हो तो आपको एरर आता है कि भाई वहाँ पे त्रुटि है, कुछ गलती है, कुछ कुछ मिस्टेक है वहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि लाइक दैट ये आपके क्या है, मोनोकुलर्स कॉल्स है, यानी कि एक नेत्रीय संकेत है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि एक जब गूगल पे आपको ये बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं वो देखने को मिलेगा कि जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या फिर सॉफ्टवेयर मतलब वो करता है तो वो आपको कुछ सर्चिंग करने के लिए टाइम देता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपका पर्टिकुलर ये क्या करता है, आपको बताता है। तो ये चैप्टर नंबर आप 4th में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये जो आपके रिलेटिव साइज है, आपने देखा होगा ये साइज हमारा क्या है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फ्रंट पे है देखो कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इन सभी चार जो है आपके बोल सकते हैं चारों के सवा हवा है ना, साइज बोल सकते हैं कि सेम है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है अच्छा ये पीछे वाला बिल्कुल छोटा है, आगे वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैप्चर किया गया ना, फोटो जो कैच किया गया है वो कैच के तरीके से जो है आपका जो है प्रत्यक्ष रूप में ऐसा दिख रहा है, यानी कि परसेप्शंस ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप लोग इन्वायरमेंट में देख सकते हो कि ये जैसे पेड़ पौधे हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि बनावट, यानी कि बनावट का मतलब होता है आपके टेक्सचर यानी कि गाइडियंट जो हो आपके बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने जैसे ही देखा होगा कि ये फूल पत्ते देखे होंगे, इन फूल पत्तों में आपने एक चीज़ कॉमन चीज़ पकड़ा होगा कि यहाँ पर जो फूल पत्ते अलग अलग कलरिंग्स के हैं, कहीं यहाँ पे उधर है, कहीं मतलब वाइट है, कहीं पे आपका येलोइश है, कहीं ऑरेंज है, कहीं पे ब्राउनिश है, कहीं पे ग्रीन है, तो इसी को बोला जाता है बनावट यानी कि टेक्सचर। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे हवाओं का परिप्रेक्ष्य भी पढ़ोगे कि यानी कि जब हवाएं, आपने देखा होगा कि धुंधली हवाएं होती है, यानी कि हवा आप चलते हैं तो धूल मिट्टी उड़ता है, धूल मिट्टी उड़ता है तो सामने वाला जो दृश्य होता है, जो आपका बोल सकते हो विजन होता है, आप उस व्यू को कैप्चर नहीं कर पाते हो अपने आइज के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाओ दिल्ली में इतनी मतलब पोल्यूशन होने के कारण क्या है ना, ऐसा लगता है कि धुंध दिन में भी है, धूप के टाइम भी धुंध दिखेगी, क्योंकि दिल्ली का जो एरिया दिल्ली NCR जो है प्रॉपर तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे सड़कों का निर्माण में देखो, सड़कों के निर्माण में देखो, जैसे आप लोगों को ये साफ सुथरी सड़कें क्यों दिख रही है लंबी दूर तक, लेकिन उसी फोटो के प्रीवियस फोटो में देखो, ऊपर वाले फोटो में देखो, यानी कि आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि सामने यहाँ पे क्या है, पेड़ भी नहीं दिख रहा ढंग का। लेकिन इसी चीज़ पे आप देखो यहाँ पे क्या है, एक पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा है। तो ये क्या है आपका पर कैप्शन, यानी कि त्रुटियाँ हैं। त्रुटियाँ क्या है, यहाँ पे हजार्ड से जो है आपके खाली है, आपके पोल्यूशन जो है यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आपकी त्रुटियाँ यानी कि एरर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल लाइक दैट की कोई से भी चीज़ें आपका जो व्यू होता है, जैसे आपका कनकेव कन्वेक्स लेंस, आपने आपके मतलब लाइक दैट की आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होता है। आपका एक बात बताऊँ, ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि जो हम इमेज देखते हैं ना वो हमारी इमेज उल्टी बनती है। फॉर एग्जाम्पल जो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन देख रहे हो, वो स्क्रीन ना जो आपका उल्टा इमेज बना रहा है, ध्यान रखना। लेकिन रेटिना से थ्रो आउट होने के बाद वो आपके माइंड में सीधी इमेज बनती है। अदरवाइज जो हम पहले कैच करते हैं ना, रेटिना तक वो उल्टी जाती है, यानी कि उल्टा इमेज जाता है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो वो त्रुटियां है, उसे भी तो एरर बोलेंगे ना भाई, क्योंकि उसमें गलती है। लेकिन उस गलती को कौन सुधार रहा है, आपका रेटिना का पीछे वाला जो पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखो, आपने देखा होगा डायग्राम में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम में दिख रहा हो, यहाँ पे पास जब होता है ना तब जाके इमेज जो है हमारी सीधी बनती है हमारे ब्रेन में, समझे, क्लियर है। ठीक है, तो और त्रुटियों की बात की जाए यानी कि एरर की बात की जाए तो भ्रम, यानी कि जैसे बोल सकते हैं कि हमें भ्रम होता है लाइट डेट की। हम कई बार देखते हैं कि भाई सपना बहुत बुरा आ गया कि हम लाइट डेट की, और जैसे मैंने एक स्टेटस भी लगाया था, आपने देखा होगा कि वो भी भ्रम ही है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो भी आपका भ्रम ही कहलाएगा कि हमें अचानक से लगा कि हम मतलब बेड पे बैठे लेटे लेटे हम मंजिल से गिर रहे हैं, तो वो हमारा भ्रम है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें तुक्के लगता है कि हमारे आसपास कोई है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई है, समवन इज हेयर। ठीक है, ये हमारी क्या है कि एक भ्रम होता है। ठीक है, कोई पीछे खड़ा है, तो ये हमारा भ्रम है। तो ये इसी को हम एरर्स बोलते हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। 5 देखो नाम से क्या क्या, थिंकिंग एंड लैंग्वेज। थिंकिंग एंड लैंग्वेज यानी कि सोच और भाषा। सिंपल सा लैंग्वेज है थिंकिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो देखो सोचना हम किसी इंसान के बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए, और जैसे कि आपने एक मूवी देखो टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज़ जो हमारा एक बोल सकते हो कि बहुत सबसे बेहतरीन जहाज़ के रूप में जाना गया, लेकिन उसके ऊपर एक मूवी बनी जो लाइक डेट की। जब टाइटैनिक का जब स्टार्ट हुआ पहले दिन ही वो बेचारा जब राउंड पे निकला तो वो डूब गया बेचारा। ठीक है, तो मतलब हमारा थिंकिंग क्या बोलता है कि उसका जो आपका प्रॉपर बोल सकते हैं कि जो टाइटैनिक पे जो वहाँ पे सुप्रीम था, यानी कि जो जहाज़ को कंट्रोल करने वाला पूरा हेड था, उससे मैसेज मिल चुका था कि आगे तूफान है। ठीक है, लेकिन उसने मोड़ा नहीं। ठीक है, अब ये भी बहुत लोगों की सोच होती है कि उसमें घमंड था कि हाँ हमारा जहाज़ बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई वो सोच रहा था कि तूफान जो है इतना तेज़ नहीं है, और जहाज़ जो है बड़ा होने के कारण तूफान जो है अपना रुख दूसरी जगह बदल लेगा, और पीछे भी जाने से पहले कोई ऐसा नहीं है भाई, उतनी वो मतलब साधन होना चाहिए। तो मतलब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो थिंकिंग क्या करता है, मनुष्य यानी कि जो पॉपुलेशन होता है, जो पब्लिक होता है, उसके अकॉर्डिंग सबकी थिंकिंग अपनी अपनी जगह बेहतर है। सब अपनी थिंकिंग को बेहतर बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद आप ये भी पढ़ेंगे कि हमें किसी चीज़ को पहले आपका प्रॉपर आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पिक्चर्स विजन होना चाहिए। अब मान लो कि मेरे को ये बताइए कि जो लाल किला है, सॉरी लाल किला है या फिर आपका ताजमहल है, ताजमहल को कितनी बार बनाया होगा, ताजमहल को कितने बार किसी ने बनाया होगा, बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताइए। देखो ताजमहल बना था 3 बार। देखो मैंने क्या बोला था, पहले आपका एक पिक्चर होना चाहिए। तो भाई ताजमहल को बनाने के लिए किसी ने सोचा होगा कि ताजमहल को कैसे बनाया जाए। एक पहला पोजीशन हो, दूसरा पोजीशन क्या है कि उसका पूरा एक बोल सकते हो ड्राइंग ग्राफिक किया हो गया कि उसका स्तंभ यहाँ से शुरू हो, उसका यहाँ पे हो, तब जाकर तीसरी बार उसे बनाया गया। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है, देखा जाए तो हर चीज़ की थिंकिंग एक अलग एंगल में निकल गई ना।
तो यही हमारा सोच है, यही हमारा थिंक है कि किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से सोचते हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम 5th में चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हमारा जो सोच है किसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा पोजीशन भी फिक्स करता है। लाइक जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया ताजमहल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में आप लोगों को दिख रहा होगा, पिक्चर्स में कैसे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, तो वो कैसे मतलब एक तरफ रस्सियों को पकड़ रखा है लेकिन दूसरी तरफ रस्सियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो मतलब आप समझ गए ना। तो आप सोचोगे क्या कि अच्छा एक तरफ पकड़ रखा है और ये आपका साइड में थोड़ा झुका हुआ है। मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि इसका हाथ छोटा सा पकड़ रहा है तो ये रस्सियों को अपनी तरफ इस साइड खींच रहा है ताकि ये इस रस्सी को पकड़ सके। ठीक है, तो ये हमारी सोच है। तो वही बात है कि किसी भी चीज़ को, किसी समस्या को लेके, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मनुष्य जो है अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना ब्रेन कैसे यूज़ कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कैसे, यहाँ पे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि समस्या की पहचान करता है। उसके बाद समस्या की परिभाषा क्या है, यानी कि समस्या क्या है, समस्या की परिभाषा यानी कि समस्या किस बेसिस, यानी प्रॉब्लम किस बेसिस पे है। उसके बाद रणनीति तैयार करता है, रणनीति यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट करने का तरीका तैयार करता है। उसके बाद सूचना का संगठन, यानी कि अपने माइंड में सूचना फॉरवर्ड करता है कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा एक विजन है जो कि हम चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे कि हमारा जो थिंकिंग रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कैसा है, ये आप चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5th में ये भी पढ़ेंगे कि हम जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वो इन्वायरमेंट हमारे पोजीशन के अकॉर्डिंग, हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारा नेचर क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट कि उस बच्चे ने जैसे रस्सी पकड़ रखा था तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा, अच्छा वो लड़का ना कुछ मतलब रस्सी पकड़ के उसे बांधने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर उस साइड में लोहा पड़ा है, यानी कि लाइक डेट आपने देखा होगा कि यहाँ पे आयरन्स पड़े हैं, तो या फिर इसे पेंट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर पेंट फैला हुआ है कुछ ऐसा मतलब करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से, अपने नेचर को यूज़ करते हैं, अपने माइंड को प्रॉपरली यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप लोग देख सकते हो कि एक यहाँ पे डायग्राम आ गया, देखो आपने देखा होगा कि इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बालों का तरीका कुछ अलग नहीं दिख रहा, और फेस कटिंग देखो भाई कुछ अलग, ऐसा लग रहा है जैसे कि डरावना सा शक्ल, आंख बिल्कुल दिख नहीं रही है, और एक बीच में जो खड़ी है उसका तो बिल्कुल फेस ही ब्लर हो रखा है, और एक उसके साइड में खड़ी उसकी आंखों देखो भाई कितना ऐसा लग रहा है जैसे कि चुड़ैल जैसी आंखें। तो मतलब हमारा क्या है कि एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल पहली पहली लड़की का क्या रिएक्शन है भाई, ये किसी चीज़ को देख के ना भाई मतलब खुशी ही नहीं है, और ये दूसरी लड़की भाई शॉक्ड है कि क्या मतलब कोई मेरे को देख रहा है, घूर रहा है, तो वो भी उसे घूर रही है। और इसके बाद तीसरी लड़की क्या कर रही है भाई, मुस्कुराने पे ध्यान रखी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बेचारी मतलब उदास सी है। ठीक है, और ये आपका देखा जाता है, ये आपके अपने ओठों को नीचे कर रखा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नादान है, कुछ जानती नहीं कि हो क्या रहा है। तो ये हमारा थॉट है, हम किसी भी रिएक्शन को देख के हमारे माइंड में एक मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसके कारण हमारा ब्रेन होता है ना वो वर्क करने लगता है किसी चीज़ को लेके। तो वो भी एक मनोविज्ञान है जिसे हम साइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे। देखिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा जो है ये ब्लॉक अगला ब्लॉक के रूप में है। ठीक है, तो देखिए हम 6 चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लर्निंग, जिसे हम अधिगहन बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ, देखो यहाँ पे चित्र में आप लोग देख रहा होगा कि एक लड़की सुई लगा रही है, और सामने दो बच्चे हैं, एक बेचारा रोते हुए देख रहा है और दूसरा ऐसे थोड़ा बहुत भाई दर्द हो रहा होगा इसे, ऐसे देख रहा है, लेकिन वो सीख रहा होगा कि भाई मुझे सुई लगेगा, मुझे यहाँ पे सुई लगेगा तो मुझे अपना तैयार होना है, तो भाई उसको देख के सीख रहा है। ठीक इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 6 में यही देखेंगे कि एक इंसान है दूसरे इंसान से किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट का, अपना विजन जो है उससे सीखता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कॉपी करा, जैसे यहाँ पे बिफोर कंडीशनरिंग, ठीक है कंडीशनिंग, और यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि कंडेंसिंग जो है आपका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे ये अपना जो है पहले वाले में भाई आग नहीं जल रहा, दूसरे वाले आग में जल गया, और तीसरे वाले में देखो बिल्कुल
अपना हैप्पीनेस हो गया, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हमारे एक विजन के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में ये देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा बच्चा, जैसे यहाँ पे बेबी जो जन्म हुआ, कैसे यहाँ पे बैठना सीख रहा है, यहाँ पे कैसे इसको बिल्ली मतलब उसके पैरों पे खड़ा हो रही है। फॉर एग्जांपल कैसे यहाँ पे डॉग जो है अपने रास्ते के ऊपर जो है यहाँ पर बाउंसिंग बॉल के रूप में यहाँ पे नो शॉक, यहाँ पे नो शॉक बोल रहा है, ठीक है, जो घूमते जा रहा है। तो ये कैसे मतलब टर्न होते रहा है। और इसके साथ देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रेड को कैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, स्किनर्स के सामने क्या कर रहा है, स्किन करने का जो देखने को मिल रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में यही देखोगे बेसिकली कि हम किसी ना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपना अभ्यास करते जा रहे हैं, अपना ऑलराउंडर अभ्यास करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि डॉग कैसे अपने यहाँ पे दोनों तरफ से अपने लाइट की स्टिक से अपने, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्फ खेलते हैं ना, तो गोल्फ के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग एंड चेनिंग, ठीक है। तो कैसे खेल रहा है भाई, यहाँ पर इसे श्रृंखलन एवं आकार का सिद्धांत के रूप में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे अपना एक विजन सेट करते हुए अपने फोकस पॉइंट को इधर से उधर पुश करते हुए उस चीज़ को खेल रहा है। तो यहाँ पर सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर प्रीमेक सिद्धांत हो गया, प्रीमेक प्रिंसिपल हो गया, ऑब्जर्वल लर्निंग प्रिंसिपल हो गया। तो ये सारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप सिद्धांत के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि भाई हम किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं अपने जीवन में, हर चीज़ को सीखने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा विजन क्या हो जाता है हमारा सीखने के बाद। अब जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं भूल भुलैया रास्ता, तो देखो हम भूल भुलैया रास्ते में हमारा क्या होता है कि हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो विजन होता है ना, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे विद्वान है वोल्फगैंग कोहलर, जो है यहाँ पे बताया जाता है कि वोल्फगैंग कोहलर जो बताया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गैंग लेके आ जाएगा, गैंग लगा रखा है बिल्कुल पागल सा। अंतर्दृष्टि अभिगम यानी कि इनसाइट लर्निंग बता रहा है कि भाई इनसाइट लर्निंग, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनसाइट लर्निंग कैसे हो सकता है। तो भाई सामने वाला देखो यहाँ पे बंदर के रूप में, यहाँ पर देखो कैसे मतलब पोजीशन उसका क्या है भाई, यहाँ पे नहीं है। जैसे श्री कृष्ण कैसे माखन चुराया करते थे भाई, खड़े करके बलदाव को खड़ा करके, फिर ये मटके ऊपर के खड़ा होकर उसके बाद चुराया करते थे। तो वजह से बंदर जो है कैसे इसे पकड़ना था, तो कैसे ये उसने पूरा मतलब सामान रखा और ऊपर उठने के लिए देखो यहाँ पे पुश करके पकड़ भी गया। तो मतलब ये क्या है, हमारा एक लर्निंग है। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 6 में कवर करने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा मेमोरी, जिसे हम याद बोलते हैं, जैसे हम स्मृति बोलते हैं, स्मृति, ठीक है। तो देखो याद, आपने देखा होगा कि हमारे ब्रेन में बहुत सी चीज़ें होती है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ब्रेन के स्टोरेज की, तो ये अनलिमिटेड स्टोरेज है। आप लोग देख सकते हो कि हम फ़ोन में 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, लगभग 2 GB ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप देखो अपने बचपन से कितने चीज़ों को देखते आए हो, सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ मिला के आपको कितना चीज़ याद है। मनुष्य का जो विजन का स्टोरेज है ना, अनलिमिटेड है। आज तक इस पे कोई साइंटिफिक बताया नहीं गया कि मनुष्य जो है ना इतनी चीज़ें बस याद कर सकता है। अब देख लो, आपकी स्कूल की बातें सोचने लगो, पूरी 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 की पूरी याद नहीं होगा। जैसे एक ब्लडेड की कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फीड कर दिया कि जितना फीड कर दिया वो जब तक क्रैक नहीं हो जाएगा, मतलब करप्ट नहीं हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो जल नहीं जाएगा, वो सॉफ्टवेयर मतलब जितना फीड किया वो सब चीज़ रहता है। ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन सोचो कि यार आप लोग पूरे दिन में आपने क्या क्या चीज़ें देखा, 24 आवर, ठीक है, 24 आवर में आपने क्या क्या चीज़ें देखा, लेकिन वो सब चीज़ें आपके माइंड में अभी भी याद करो तो याद रह जाएंगी, ठीक है। तो आप इसके यहाँ पे स्मृति के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ोगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्किंग, एपिसोडिक और उसके बाद सेमेटिक, ये जितने भी प्रकार के आप मेमोरी है, तो इसमें सारी मेमोरी के बारे में आप कवर करेंगे, यानी कि कार्यकारी और प्रासंगिक और अर्थ संबंधी, ये सारे मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ स्मृति के मॉडल भी पढ़ेंगे। स्मृति जो है यानी कि मेमोरी, मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके मॉडल्स क्या है, हमारे किस तरीके से काम आता है, मेमोरी जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ने का काम करती है। देखो मेमोरी जो होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पे बताया गया है कि इंसान के जीवन में हर चीज़ है ना डिवाइड किया जाता है।
तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है आपका कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली सेंट्रल है, तो भारत का जो राजधानी क्या है, दिल्ली है भाई, ठीक है। तो यहाँ से सब चीज़ जो है बेहतर तरीके से सब चीज़ कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आउटलाइटेड की यहाँ पे एक बताया गया है, यहाँ पे आप लोग एक चित्र देख सकते हो। जैसे ये क्या है, ये समृद्धि बढ़ाने का रणनीतियाँ हैं कि कैसे हम अपनी याद को बढ़ाया जा सके, कैसे हम उसको मतलब गूगल के संकुलता देवी के रूप में यहाँ पर बताया गया कि हम किसी भी यहाँ पे क्या है, गूगल की संकुलता जो देवी थी सम्मानित किया गया कि उन्होंने 84वें जन्मदिन पर मानव कैलकुलेटर की उपाधि धारण की थी। मानव कैलकुलेटर की उपाधि धारण करने वाली जो स्त्री थी गूगल की तरफ से इन्होंने स्थापित किया था कि इनका जो ब्रेन इतना वर्क था, इतना मेमोरी वर्क कर रहा था कि इन्हें चलता फिरता कैलकुलेटर बोला जाता है। कैलकुलेटर भी इनके आगे फेल है, जो कैलकुलेटर मिनट में नहीं कर सकता वो इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ की है भाई, भारत की शकुंतला देवी, शकुंतला देवी जो है, ठीक है। हाँ, तो इनके ऊपर बुक भी है। तो ये जो है चलता फिरता कैलकुलेटर के रूप में जानी जाती हैं, इनकी मेमोरी, इनकी समृद्धि के बारे में। और जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये सब चीज़ें आप लोग, ये पोल्यूशन क्या है आपका प्रॉपर देखने को मिल रहा है कि आपके मेमोरी हर चीज़ को लेके ना, विजन को लेके ख़त्म कर रहा है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो अब हमारा अगला चैप्टर है, 8th चैप्टर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, जैसे हम चैप्टर नंबर इसमें यही पढ़ेंगे कि हमारे ज़िंदगी में एक मोटिवेशन वर्ड कब और कैसे लागू होता है। तो हम इसके अलग अलग कैमोरो के रूप में भी, कैमोरो जो एक बोल सकते हैं कि प्रेमुजिटिक रूप में ये एक विद्वान थे, ये बोल सकते हो कि एक थिंकर्स थे, जिनके अलग अलग अवधारणा के रूप में हम अलग अलग थिंकर्स के मोटिवेशन स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं कि एक ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का जो है प्रकार भी पढ़ेंगे कि भाई प्रथम द्वितीय प्रकार बाहरी मोटिवेशन, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, आउटरनल मोटिवेशन, जिसे हम आउटरनल को बाहरी मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में ये पढ़ेंगे कि भाई हम आंतरिक रूप में खुद से मोटिवेटेड हो रहे हो, तो वो इंटरनल। आउटरनल जिसे हम दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहे हो, वो आपका आउटरनल मोटिवेशन होता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हुए अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद प्रोत्साहन, यानी कि इंस्पिरेशन बोलते हैं। प्रोत्साहन के रूप में देखा जाए तो आप दूसरे को देख के इंस्पायर होते हो, प्रोत्साहित होते हो कि हाँ यार नहीं, मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है। तो ये मतलब क्या, ये पूरा मोटिवेशन के रूप में आपका ये चैप्टर है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आपके टॉपिक्स को कवर करते हुए अपने आप को खुद मोटिवेटेड करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर में हम इसी मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संवेग। संवेग, संवेग क्या होता है, चैप्टर नंबर आपका 9 है संवेग। संवेग का मतलब होता है इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है कि फीलिंग्स बोल सकते हो। लाइक हम किसी के प्रति मतलब उदास हो जाते हैं तो हमारे इमोशंस कहलाते हैं, खुश हो जाते हैं वो भी हमारे इमोशंस कहलाते हैं, गुस्सा होते हैं वो हमारे इमोशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे संवेग के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ इमोशंस पढ़ेंगे। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन के रूप में व्यक्तिगत संवेग, यानी कि बोल सकते हो कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि टाइप्स ऑफ बेसिक इमोशन पढ़ेंगे, या फिर जितने भी आपके टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हुए हम अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब देखो इमोशंस क्या होते हैं, जब इंसान दुखी हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसका मुंह उदास, उसके फेस का जो है हैप्पीनेस चला जाता है, भावना उसकी इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स लैंग सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि जेम्स लैंग द्वारा ये बताया गया कि इमोशंस हमारे ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। इन्होंने बताया कि हम फिजिकली अपने इमोशनली चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकली जब हम स्ट्रांग रहेंगे तो अपने इमोशंस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बोला जाता है ना कि हमें अपने भावनाओं को किसी के सामने रखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे भावनाओं से वो खेलने लगता है इंसान, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ को जेम्स लैंग के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर नंबर 9 के साथ जो ये आपका सेशन है चैप्टर वाइज जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट जो बात की जाए तो मैं क्लास बहुत से ले रखा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज भी हो चुके हैं, और बात की जाए तो इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने फर्स्ट चैप्टर को भी कवर कर लीजिएगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर वाइज जो इंट्रोडक्शन था बुक का वो भी अब कंप्लीट होता है।